नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा छोटे से गांव जिला उन्नाव से कलम यू क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग जिस प्रकार कुमार गौरव सर गायत्री मंत्र जीएस का करते हैं, उसी तरह हम लोग जो है मैथ्स का गायत्री मंत्र करेंगे। आज से हर वीडियो में सबसे पहले मैथ्स के कुछ सूत्र होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सूत्र याद नहीं होते। तो आज से हम याद करवाएंगे मैथ्स के सूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सूत्र जरूर मिलेंगे जिनको आप रोज़ के रोज़ पढ़ेंगे और जिससे आपको जल्दी से जल्दी सूत्र याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे जो सरल से सूत्र होते हैं और कई बार हम गलती कर देते हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सूत्र है a+b का होल स्क्वायर। बहुत सारे लोगों को ये सूत्र नहीं याद है। तो सबसे पहला सूत्र है a+b का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे? a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे देखेंगे पहले वाले अंक का स्क्वायर, पहले वाले अक्षर प्लस दोनों का साथ दो के साथ गुणा और उसके बाद प्लस b²। दूसरा लिखेंगे, अब ये प्लस का हो गया तो दूसरा का आएगा माइनस का। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। अगर माइनस का है तो माइनस के 2ab, अगर प्लस का है तो प्लस के 2ab। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। उसके बाद अगर बात करें a² - b², तो a² - b²। अब यहाँ देखो, दोनों बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते। तो एक बार देखो होल स्क्वायर लगा है, मतलब दोनों के ऊपर, और इधर अलग अलग। इसका मतलब एक बार प्लस में इसको लिख देते हैं और एक बार माइनस में। और इन सूत्रों से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं हर उसमें। इसके बाद और ये सूत्र जो है 10th वालों के लिए भी, 9th वालों के लिए, 8th 7th सब के लिए हैं। अब जो a² - b² तो ज़्यादातर लोगों को पता रहता है, लेकिन a² + b² नहीं पता रहता है। तो क्या होता है a² + b²? तो a² + b² का सूत्र होता है a+b का होल स्क्वायर - 2ab। या फिर यहीं पे कर सकते हैं a+b का, यहाँ पे प्लस कीजिएगा, माइनस कर देंगे, का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ये हो गया a² + b² का। इसके बाद क्यूब की बात करें तो a+b का क्यूब। अब यहाँ देखो, जब क्यूब की बात करते हैं तो a+b का है तो सब पे क्यूब हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट के अंदर a + b। अब यहाँ अगर कायदे से देखें तो ये a+b का होल क्यूब है। अगर अब यहाँ देखो a+b का होल क्यूब, तो a³ + b³ + 3ab a+b। यहाँ जब होल क्यूब है तो ये रहेगा, अगर माइनस का है तो सब काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो और माइनस का क्या बनेगा? a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट के अंदर a - b। तो यहाँ ये क्यूब है। तो यहाँ आपको ये सूत्र इतने लिख दिए। अब आगे देखो, अब यहाँ जैसे a + b का होल क्यूब था और यहाँ जैसे a² - b², उसी तरह a³ - b³ और a³ + b³ होता है। तो आगे देखते हैं। तो अब इसके बाद a³ + b³। अब a³ + b³ को देखो, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होती है। कैसे याद रखना? अगर प्लस का है तो यहाँ आएगा a + b, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? a² - ab + b²। यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती हो जाती है। तो अगर प्लस का है तो यहाँ तो प्लस का आएगा, अंदर का जो भी होगा a² माइनस का हो जाएगा। ये गलत जो है ज़्यादातर लोगों से हो जाता है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो a³ - b³। अब अगर a³ - b³ की बात करें तो क्या हो जाता है सूत्र? यहाँ पे माइनस हो जाएगा a - b, और सूत्र के अंदर a² + ab + b²। तो ये हमारे हो गए मेन सूत्र। इसके बाद अगर आगे बात करें तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ये हो गए आपके सूत्र। इसके बाद एक और सूत्र होता है जिसको कहते हैं a³ + b³ + c³ - 3abc। ये तो इम्पॉर्टेंट सवाल है, 10th के लिए तो है ही, 10th 9th सब में है सूत्र, और इससे कई बार कंपटीशन में भी सवाल बन जाते हैं। तो a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर क्या होता है? a + b + c। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? a² + b² + c² - ab - bc -
CA। तो अगर आप रोज़ ये इतने सूत्र देखेंगे तो ये रोज़ वीडियो में पहले ही आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इनको एक बार अच्छे से देख लेना है, तो आपको सूत्र कंफर्म याद हो जाएगा। और रोज़ यही सूत्र नहीं आएंगे, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के, आयतन के, क्षेत्रफल के, सबके सूत्र रोज आएंगे, ताकि हम जो है सूत्र याद करवा देंगे, चाहे जैसे याद करवाएं आपको याद करवा के ही रहेंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या था? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम था। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ाया है? हमने पढ़ाया है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो थोड़ा सा संख्याओं के बारे में दोबारा रिपीट करवा देते हैं ताकि आपको याद हो जाए, जिसको भी नहीं याद हो। देखो, सबसे पहले परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखना नहीं है, केवल ऐसे सुन लेना है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q जो सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। P और Q पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पे लिख देंगे P और Q क्या है? पूर्णांक। और साथ में P/Q के रूप में तो होने चाहिए, साथ में Q जो है इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पे भी सेम वही P/Q के रूप में लिख भी नहीं सकते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो, हो गई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके बाद हमने बताया था शांत और अशांत। शांत संख्याएं, अशांत संख्याएं निकालते कैसे हैं, और साथ में हम इससे रिलेटेड 2 से 3 सवाल भी करवाएंगे। शांत संख्याएं कौन सी होती हैं और क्या बताएंगे? अशांत संख्याएं कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे शांत और अशांत। शांत संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको विभाजित करने के बाद दशमलव के बाद वो पूरी विभाजित हो जाती हैं, कट जाती हैं। और अशांत संख्याएं ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद पूरी नहीं कटती हैं, उनको हम अशांत संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद और हमने इसका नियम बताया था, अगर हर जो होता है उसको गुणनखंड उसके करने पर 2 की घात m और 5 की घात n इसके रूप में आ जाते हैं, तो वो जो है कैसी संख्या होंगी? शांत संख्याएं होंगी। और इसके बाद हमने बताया था मासा निकालना, HCF, वो भी किस विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है? हमने बताया था भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, मतलब A बराबर BQ प्लस R। यहाँ हमने बताया था, जहाँ तुमको याद रखना है 0 इज लेस देन इज इक्वल टू R और R इज लेस देन B, मतलब 0 का मान यहाँ छोटा होगा हमेशा, या फिर बराबर हो सकता है किसके? R मतलब शेषफल के, और R का मान जो है हमेशा छोटा होगा किससे? B मतलब होता है भाजक से। तो यहाँ हमें यूक्लिड विभाजन से मासा निकालना भी आ गया था। तो आज जो है जितना भी हमने पढ़ा है उनसे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन जो है हम बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिखाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या बताया गया है? 5 - √3 जिसको भी बताया जाए, हम अगर अपरिमेय कहा गया है तो हमने बताया था इसको क्या करेंगे? उल्टा मान लेंगे। हमने माना 5 - √3 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ हमने मान लिया ये एक कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने तो परिमेय संख्या मान ली है। अब हम जो है, जब हमने परिमेय संख्या मान ली है तो हमको पता है हम इसको जो है किसके बराबर? परिमेय संख्या के बराबर कर सकते हैं। हमने बताया था परिमेय संख्या A/B, P/Q, X/Y कुछ भी हो सकती है। तो हमने इसको किसके बराबर कर दिया? 5 - √3 को A/B के बराबर कर दिया। अब यहाँ अगर बात करें तो हम जो है इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5 - A/B और बराबर क्या हो जाएगा? √3। अब अगर इसको हम हल भी कर लें तो यहाँ हो जाएगा 5B - A/B। इस तरह के सवाल में डायरेक्ट इधर गुणा कर देते हैं, या फिर ये समझ लो B लासा लेके हल करते हैं। तो ये बराबर किसके आ गया? √3 के। अब यहाँ देखो, हमें पता है A और B क्या थे? एक पूर्णांक। अब A और B पूर्णांक थे, तो यहाँ जो 5B - A/B है, तो यहाँ लिखेंगे 5B - A/B एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है।
अब जब 5b माइनस ए बटे बी परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो लिखी है वो भी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसको लिखते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ सबसे ज़्यादा समझना है तुमको, यहाँ जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाली भी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो लिखेंगे अतः √3 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जो हमने अवधारणा मानी है वो तो गलत है, लेकिन जो हमने अवधारणा मानी है या जो हमने माना है वो विरोधाभास है। जो हमने अवधारणा मानी है, अवधारणा या धारणा मानी है वो गलत है, या फिर यहाँ हम लिख सकते हैं परिकल्पना की वो गलत है, ठीक है। और इस वजह से √3 भी एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय। √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और √3 अगर अपरिमेय संख्या है तो 5 माइनस √3 भी, तो 5 माइनस √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये था आपका पहला सवाल, जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्या से इस तरह से पूछा जाता है। तो अब दूसरे सवाल पर आते हैं। यदि संख्याओं a और b का मासा 12 है तो इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तो अब इन संख्याओं का लासा क्या है। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड हमने वैसे बताया नहीं, तो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या, जो कि इससे रिलेटेड एक सवाल जरूर पूछा जाता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इस सूत्र से आधारित सवाल होते हैं। तो चलो देखते हैं क्या सवाल है। लिखा हुआ है यदि a और b का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लासा क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको जो पता है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या पता है, हमको पता है यदि संख्या a और b का मासा, तो हम लिखेंगे a और b का मासा। ये जो है क्या है, दिया हुआ है, दिया है, कितना दिया हुआ है 12। इसके बाद हमें क्या पता है, तथा इनका गुणनफल कितना है, तथा इनका गुणनफल, इनका जो गुणनफल दिया हुआ है वो दिया है 3600। साथ में अब देखो हमको जो पता है वो हमने देख लिया। अब देखो हमको गुणनफल पता है, तो ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो गुणनफल ही तो संख्याओं का लिखा है। साथ में क्या दिया हुआ है, मासा दिया हुआ है। मासा कितना है 12, तो हमें मासा भी पता है और गुणनफल भी पता है, ठीक है। तो अब हम जो है हमें पता है सूत्र, तो सूत्र क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या, यहाँ पूरा नहीं लिखते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो यहाँ हम लिख देंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कितनी है 3600। लासा हमारा पता नहीं है, हमको निकालना है। और यहाँ चाहे लिख देते, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, यहाँ जरूर लिख देना, ज्ञात करना है हमें लासा। तो अब हमें पता है लासा ज्ञात करना है और मासा कितना है 12। अब 12 को इधर ले जाएंगे तो लासा बराबर हो जाएगा 3600/12। अब काट देंगे, यहाँ कितना आ गया 300। तो ये हमारा क्या निकल आया, लासा बराबर 300। एक सवाल इससे आधारित आता है और आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद सवाल है यदि संख्याओं 65 और 117 का मासा 65m माइनस 117 के रूप में हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो हमें पता है किसका किसका मासा 65 और 117। 65 और 117 जो है इनका जो मासा है वो किस रूप में लिखा हुआ है, बताया गया 65m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो अब यहाँ पे हमें पता है इसका और इसका मासा जो है इसके रूप में लिखा जा सकता है या इसके रूप में है। इस तरह के सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से या एल्गोरिथ्म, इनका HCF निकाल लेते हैं। किसका किसका? 65 और 117। तो इसमें बड़ा कौन सा है? 117 किससे बड़ा है? 65 से। तो सबसे पहले हमने बताया था जो बड़ा है भाज्य होता है, इसमें भाग देना है, किससे भाग देना है? 65 से। अब देखो यहाँ देखेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार अगर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब 1 बार जाएगा तो बचेगा कितना? 2, 52। अब देखो अगला स्टेप होगा, अब देखो यहाँ लास्ट में 0 आना चाहिए, 52 को 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन 52 जो है बराबर नहीं है किसके? 0 के। अब जब बराबर नहीं तो दूसरा स्टेप करते हैं। अब जो है 65 में भाग देंगे, किससे? 52 से। कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब बचेगा कितना? 13। अब फिर से 13 भी 0 के बराबर नहीं है, यहाँ लिखेंगे 13 0 के बराबर नहीं है, तो आगे करेंगे। अब आगे करेंगे 52 में भाग देंगे, 52 में भाग देंगे किससे? 13 से। जो भी शेष फल बचता है उससे भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितना बचा? 0। तो अब हमारा जो HCF निकल आया वो कितना निकला है? 13 निकल आया है। तो अब जो सवाल में कहा था कि इसका और इसका HCF जो है इसके बराबर है, तो हम बराबर कर देते हैं। अब यहाँ जब बराबर करेंगे तो यहाँ ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 65m - 117 बराबर 13। हमारा HCF कितना निकला था? 13। 117 उधर चले जाएंगे तो 65m बराबर 117 उधर गए तो 17 3 20 130 हो गए। अब m बराबर करेंगे तो 130/65 कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। तो हमारा m का मान कितना आ गया? 2। तो ये सवाल भी इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। अब ये कि प्रत्येक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q, क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर क्या लिख सकते हैं? 6q + 5 के रूप में। तो इस रूप में लिख सकते हैं। इसको सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा सवाल को जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ पे देखो हम मानेंगे क्या? ए, मान लिया हमने ए एक कोई विषम पूर्णांक है, हमने माना ए क्या है? एक विषम पूर्णांक है। जो भी सवाल में अगर विषम दिया गया है तो विषम, और सम दिया गया है तो सम। वैसे देख लेते हैं, विषम ही दिया गया है। सवाल में लिखा हुआ है दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक को, तो धनात्मक विषम पूर्णांक हमने क्या मान लिया? ए है। इसके बाद 6q + 1 या इसके रूप में लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे ए विषम पूर्णांक हो गया और हम जो है b बराबर मान लेंगे 6। और अब जो है हल करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये भी अब लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? a बराबर bq + r, और जहाँ पे r क्या होता है? इज लेस देन इन, r जो होता है 0 इज लेस देन इक्वल टू r और r इज लेस देन b। मतलब r का मान क्या होना चाहिए? b 0 से छोटा, ये b से छोटा। तो इसका मतलब यहाँ r जो आएगा तो हम r बराबर क्या लिख सकते हैं? 0 1 2 3 4 और 5, क्योंकि b का मान 6 है तो 6 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो अब देखो, अब हमें क्या यहाँ सिद्ध करना है कि विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब जब विषम पूर्णांक सिद्ध करना है तो हम करेंगे क्या? अब हम करेंगे क्या? यहाँ पे सबसे पहले r बराबर 0 रखने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, तो a बराबर b की जगह 6q + r की जगह 0, तो ये बन गया हमारा क्या? 6q। और यहाँ पे अगर देखें तो q की जगह चाहे जो भी संख्या रख दें तो ये हमेशा कैसा आएगा? सम आएगा, अतः यह सम है, ठीक है। इसके बाद r बराबर क्या रखने पर? 1 रखने पर। जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? 6q + 1। अब 1 आ गया तो यहाँ कोई भी संख्या रख देंगे तो ये क्या हो जाएगी? अतः यह विषम संख्या है। इसके बाद आगे अगर देखें, r बराबर अब क्या रखने पर? 2 रखने पर, तो यहाँ पे a बराबर 6q + 2 आ जाएगा, और ये कैसी संख्या है? सम। तो यहाँ से अब धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि 6q + 1 विषम संख्या। इसके बाद और आगे करते हैं। इसके बाद r बराबर अब क्या रखेंगे हम? 3, तो क्या बन जाएगा? a बराबर 6q + 3, और लिखेंगे ये कैसी संख्या है? विषम पूर्णांक है। इसके बाद r बराबर अब क्या रखेंगे? 4 रखने पर, तो यहाँ बन जाएगा a बराबर
6 क्यूब प्लस 4, ये भी कैसा है, सम है। इसके बाद r बराबर क्या रखेंगे, 5, और a बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 5, ये कैसा है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो अब हमें यहाँ पता चल गया कि क्या क्या है, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। तो अब देखो सवाल में जो कहा गया था, सवाल में कहा गया था कि ये दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 क्यू या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ हमने जो है कर दिया। तो अब हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इन सवालों को 2 से 3 बार जरूर रिवीजन करें। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कंफर्म ये सवाल आ नहीं सकते हैं। तो घर में इनको ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करें।